हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे अति स्थूलता की चिकित्सा यानी कि मेदो रोग की चिकित्सा। अति स्थूलता मतलब जब बहुत ज़्यादा स्थूल हो जाता है मनुष्य, जब कोई भी पर्सन है वो बहुत ज़्यादा स्थूल हो गया यानी कि फैटी हो गया है, तो और उसमें मेद बहुत अधिक बढ़ गया है। तो उसकी क्या चिकित्सा करेंगे हम एज अ वैद्य, एज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमें क्या चिकित्सा करनी चाहिए, उसकी क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए उसे, वो हम देखेंगे। तो अति स्थूलता और मेदोरोग की चिकित्सा देखते हैं, श्लोक पर आते हैं, जो कि चरक संहिता के सूत्र स्थान के 21 चैप्टर अष्टोनिंदतीय अध्याय उसके 21, 22, 23, 24 श्लोक में वर्णित हैं। तो उसको देखते हैं। सबसे पहले श्लोक देखते हैं। वात धन अन्य अन्न पानानि श्लेष्म मेदो हराणि च रूक्ष उष्ण वस्तस्त तीक्ष्णा रूक्षा उद्वर्तनानि च। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत स्थान की 21 चैप्टर उसका 21 श्लोक। तो अति स्थूलता की चिकित्सा में क्या करना चाहिए, पहले श्लोक में क्या बताया जा रहा है उसका मीनिंग देखते हैं। वात धन, वात को कम करने वाले। श्लेष्म मेदो हरण, श्लेष्म यानी कि कफ, मेदो मतलब मेद धातु, उसका हरण करने वाले। अन्न पानानी, अन्य अन्न पानानी, अन्न और पान यानी कि फूड मटेरियल और लिक्विड मटेरियल, हमें अन्नपान इनका ग्रहण करना चाहिए। तो वात धन और श्लेष्म धन और मेद धन क्यों बताया है? क्योंकि जो कफ बढ़ता है वो मेद से और श्लेष्म के बढ़ने से हमारी बॉडी में फैट बढ़ता है। मेद धातु के बढ़ने से, मेद धातु तो है ही एडिपोज टिश्यू से कोरिलेशन करते हैं उसका, और श्लेष्म के बढ़ने से हमारी बॉडी स्थूल होती है यानी कि फैटी होती है। और वात भी बढ़ता है तब भी फैटी होती है। अब ये कैसे बढ़ता है इसको समझते हैं। जैसे कि मेद का बॉडी में एक्सेस अमाउंट हो रहा है, तो जितनी भी स्रोतस है, अन्न वह स्रोतस, उदक वह स्रोतस, मांस वह स्रोतस, रक्त वह स्रोतस, जितनी भी स्रोतस है उनके मुख पर जाकर फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो उनके माउथ को कवर कर लेता है। मेद स्रोतस के माउथ को कवर कर लेता है, तो वहां से वात जो है वो मूव नहीं कर पाता है, वात आगे नहीं निकल पाता है। जब वात आगे नहीं निकलेगा तो कोष्ठ का अमाउंट जो होता है, कोष्ठ का जो साइज होता है, वो मेद के बढ़ जाने से बढ़ जाता है। तो जितना भी वायु होता है वो उसे कोष्ठ में जगह मिलती है और वो कोष्ठ में आके इकट्ठा होता रहता है। तो वात का अमाउंट बढ़ रहा है, वात बढ़ रहा है कोष्ठ में, तो उससे जो अन्न पाचक अग्नि होती है वो भी संधूक्षण होती है, उस वो भी बढ़ जाती है। जब पाचक अग्नि बढ़ जाती है तो फिर अन्न का पाचन फास्ट होता है, और अन्न का पाचन फास्ट होगा तो हमें और ज़्यादा खाना खाने की इच्छा होगी। तो इस तरह वात बढ़ता है और वात से हमारा फैट बढ़ता है, हम अति स्थूल हो जाता है मनुष्य। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वातहर, श्लेष्महर और मेदहर अन्नपान का प्रयोग करना चाहिए। और तीक्ष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष, उष्ण वस्ति, वस्ती जो होती है वो मूत्र मार्ग से और अधो मार्ग से, और जो अपत्य मार्ग है जैसे कि पेनिस है या फिर वजाइना है, उसके मार्ग से बस्तियां दी जाती हैं। तो बस्तियां जो हमें देनी है वो तीक्ष्ण, रूक्ष और उष्ण देनी है। और रूक्ष उद्वर्तन, रूक्ष उपटन करना है। ठीक है। तो ये है अति स्थूल की चिकित्सा का फर्स्ट श्लोक का मीनिंग। अब हम दूसरा श्लोक देखते हैं। गुड़ोची भद्र मुस्तानाम प्रयोगस त्रिफलस तथा तक अरिष्ट प्रयोगाश्च प्रयोगमाचिकस्य च। तो यह है चरक संहिता के सूद स्थान की 21 चैप्टर अष्टोनिंदतीय अध्याय उसका 22 श्लोक। फिर क्या करना है? गुड़ूची यानी कि गिलोय, भद्र मुस्ता नाम, मुस्ता मतलब नागर मोथा यानी कि सिप्रस रोटंडस जो सिप्रेसी फैमिली का होता है, और गुड़ूची जो गिलोय होती है वो होती है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। ठीक है। फिर प्रयोगस त्रिफलास तथा, त्रिफला, त्रिफला में क्या होता है? हरीत की, विभीत की और आंवला की त्रिफला में होता है। तो किस किस का प्रयोग करना है? गुड़ूची का प्रयोग करना है अति स्थूल की चिकित्सा में। मुस्तक यानी कि नागरमोथा यानी कि सिप्रस रोटेंडस का प्रयोग करना है अति स्थूल की चिकित्सा में, और त्रिफला का प्रयोग करना है। तक अरिष्ट का प्रयोग और माक्षिकस से, माक्षिकस मतलब शहद यानी कि हनी, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं हम अति स्थूल की चिकित्सा में। लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए, हमें हनी को उष्ण जल के साथ नहीं लेना है, क्योंकि वो सुश्रुत संहिता के अनुसार जो होता है विरुद्ध आहार हो जाता है, उससे बॉडी में बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए मधु को उष्ण जल के साथ नहीं लेना चाहिए एज आयुर्वेद संहिता और मेनली बाय सुश्रुत संहिता। अब तीसरा श्लोक देखते हैं। बिडंग नागरम छारा काल लोह रजो मधु यव आमलक चूर्ण चा प्रयोग श्रेष्ठ उच्चते। तो बाय बिडंग, नागर यानी कि सोंठ, यानी कि अदरक को सुखाकर जो बनती है उसे शुंठी कहते हैं, यानी कि सोंठ, सोंठ कहते हैं। छारा, छार जो कि आयुर्वेद संहिता में इसका पूरा वर्णन है कि कैसे छार का बनाया जाता है। और काल लोह रजो,
कालो रजो मतलब तीक्ष्ण लौह भस्म, लौह की भस्म को, मधु मधु को, और यव मतलब जौ, आमलक चूर्ण, यव का चूर्ण क्या होगा, आटा, जौ का आटा, और आमलक मतलब आंवली का चूर्ण, श्रेष्ठ उच्चते, श्रेष्ठ होता है। तो अति स्थूलता की चिकित्सा में हमें क्या क्या देना है, वायबिटंग देना है, सोंठ देना है, क्षार देना है, तीक्ष्ण लौह भस्म देना है, मधु देना है, जौ का आटा और आमलकी का चूर्ण, आमलकी मतलब आंवला का चूर्ण, इन सब का प्रयोग श्रेष्ठ होता है। अब 4th श्लोक पर आते हैं अति स्थूलता की चिकित्सा का। बिल्व आदि पंचमूलस्य प्रयोगा छौद संयुक्ता शिला जतु प्रयोगाश्च असा अग्निमंथ रसा परा। ये है चरक संहिता के सूत स्थान के 21 चैप्टर अश्विनी नदी अध्याय का 24 श्लोक। तो विलवादी पंचमूल, विलवादी पंचमूल मतलब बृहद पंचमूल। पंचमूल के बहुत से डिवीजन है। अष्टांग हृदय ने 7 पंचमूल बताए हैं, आचार्य चरक ने 5 पंचमूल बताए हैं। 5 पंचमूल, 5 का ग्रुप है पंचमूलों का, वो बताया है आचार्य चरक ने। 7 पंचमूल बताए हैं अष्टांग हृदय ने। तो विलवादी पंचमूल को बृहद पंचमूल कहते हैं। इसमें आता है विल्व, शोनाक, पाटला, घंबारी का शहद के साथ प्रयोग करना है। प्रयोगा छौद संयुतम, छौद मतलब होता है मधु यानी कि शहद। माक्षिकस से, जो ऊपर माक्षिकस से कहा था, ये माक्षिकस से कहा था, वही शहद है, और छौद भी शहद है। तो उसको विलवादी पंचमूल यानी कि विल्व, शोनाक, पाटला, गंभारी आदि को शहद के साथ प्रयोग करना है। और शिलाजतु प्रयोगाश अग्निमंथ रसा, और शिलाजतु यानी कि शिलाजीत जो होता है उसका प्रयोग अग्निमंथ सुरस के साथ करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पीजी के पर्पज़ से, यानी कि एआईपीजीटी एग्जाम्स और जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या फिर वाइवा के पर्पज़ से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिल्व आदि पंचमूल का प्रयोग करना है हमें अति स्थूल की चिकित्सा में शहद के साथ, यानी कि बिल्व, शोनाक, पाटला, गंभारी, अग्निमंथ का शहद के साथ प्रयोग करना है। और शिला जतु का अग्निमंथ स्वरस, अग्निमंथ एक प्लांट होता है, उसके स्वरस के साथ प्रयोग करना है। तो अग्निमंथ किसमें है, बृहद पंचमूल में ही है अग्निमंथ। विल्व, शोनाक, पाटला, गंभारी बृहद पंचमूल का एक मूल है अग्निमंथ, एक प्लांट है। उस अग्निमंथ के स्वरस के साथ हमें शिलाजतु का प्रयोग उत्तम बताया है। शिलाजतु प्रयोगस अग्निमंथ रसा, अग्निमंथ रस के साथ शिलाजतु का प्रयोग बताया। और अग्निमंथ किस में आता है, अग्निमंथ बृहद पंचमूल में ही आता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा तो स्थूल की चिकित्सा, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वात, कफ और श्लेष्म को नष्ट करने के लिए हमें वातहर, कफहर और श्लेष्महर अन्नपान करना है। उष्ण तीक्ष्ण रूक्ष वस्ति का प्रयोग करना है, और रूक्ष उद्वर्तन यानी कि उबटन करना है। फिर गुरुचि, मुस्ता, त्रिफला का प्रयोग करना है, तकरिष्ट का प्रयोग करना है, और मधु का प्रयोग करना है। बिडंग यानी कि बायबिडंग, बायबिडंग जो होता है वो कृमि धन होता है, कृमि यानी कि बैक्टीरिया को मारता है, इसलिए बायबिडंग। नागर यानी कि सोट, क्षार, कालोरज यानी कि तीक्ष्ण लौह भस्म, और मधु, यव, आमलक चूर्ण यानी कि जौ का चूर्ण और आमली का चूर्ण प्रयोग करना है। और विलवादी पंचमूल को मधु के साथ, बिलवादी पंचमूल यानी कि बिल्व, शोनाक, पाटला, गंभारी, अग्निमंथ का मधु के साथ, और शिलाजतु का प्रयोग अग्निमंथ सुरस के साथ करना है। शिलाजतु का प्रयोग अग्निमंथ सुरस के साथ करना है, जो कि बिलवादी पंचमूल का ही एक द्रव्य है अग्निमंथ। ठीक है, तो ये थी अति स्थूलता की चिकित्सा आचार्य चरक के अनुसार, जो कि चरक संहिता के सूत स्थान के 21 चैप्टर अष्टमी नदी अध्याय में वर्णित है। इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है शिलाजतु का प्रयोग अग्निमंथ सुरस के साथ करना है अति स्थूलता की चिकित्सा में। ठीक है, इससे आगे अन्य वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अष्टमी नदी अध्याय में बताए गए हैं उनको पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।